हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अगस्त 2023 में कंडक्ट होने वाले सेट 1 का मैथ्स सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन भी साथ में लाई हूँ। ठीक है, और ये सॉल्यूशन आपको अपने सेट एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आए, हेल्पफुल रहे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। 11 और 12 दो प्रश्न 2 नंबर के होंगे। प्रश्न संख्या 13 और 14 3 नंबर के होंगे। पूरा पेपर 20 नंबर का आपका होगा और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे करने के लिए। अब देखते हैं भाई सेक्शन ए। सेक्शन ए का ये हमारा पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों में किसका हल न तो भिन्न है और ना ही पूर्णांक। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि सेट 1 में आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आएगा। सिलेबस की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखो भाई, 4 समीकरण है और आपने बताना है कि ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका उत्तर ना तो भिन्न आ रहा और ना पूर्णांक। भिन्न होती हैं जो बटे में होती हैं और पूर्णांक होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2 होते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा पहला समीकरण पकड़ो। 3x + 2 बराबर है 5x + 2। 5x को लेफ़्ट में ले आओ तो 3x घटा 5x, 2 को राइट में ले जाओ, 2 घटा 2 यानी 0। ये आ गया घटा 2x बराबर है 0 और x की वैल्यू 0 बटे घटा 2 आई जो कि 0 हो गई। और 0 तो पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग का जो उत्तर आएगा, अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। तो 4x घटा 18 बराबर है 2। 18 को दाईं तरफ ले जाओगे तो 2 + 18 कितना हो गया 20। तो x का मान निकालने के लिए 20 के नीचे 4 को ले जाओ तो 4 × 5 = 20, कितना उत्तर आ गया 5। ये भी पूर्णांक आ गया। ठीक है भाई, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा भाग क्या है, 4x + 7 बराबर है x + 2। तो x को लेफ़्ट में ले आओ तो 4x घटा x बराबर है 2 घटा 7। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ये 4x तो यहीं रहेगा और x लेफ़्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x घटा x, 2 पहले से है और 7 राइट में जाएगा तो माइनस का। 4x में से x गया 3x और 2 में से 7 गया माइनस का 5। तो x की जो वैल्यू है वो -5/3 आएगी जो कि भिन्न नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? भिन्न में दोनों देखो, एक होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या जो कि अभी आपके सिलेबस में आई नहीं है। परिमेय आ चुकी है लेकिन भिन्न और परिमेय, ये एक परिमेय संख्या तो है, आ चुकी है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या तो लेकिन भिन्न नहीं है। भिन्न में अंश और हर दोनों ही पॉजिटिव हम लेकर चलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इस चौथे को देख लो जल्दी से। पहले तो x को लेफ़्ट में ले आओ तो 5x घटा x बराबर है 4। इस 8 को राइट में ले जाओ तो जमा का हो जाएगा। 5x में से x गए 4x बराबर है 12। इस 4 को यहाँ से हटाकर इसके नीचे ले जाओ तो 3 उत्तर आ गया। ये भी पूर्णांक आ गया। तो 3 उत्तर पूर्णांक आ गए और ये जो उत्तर है C, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ना तो ये पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। रैखिक समीकरण 5y घटा 2 बराबर है 3 का हल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कैसे हल करिएगा। 5y घटा 2 बराबर है 3, 2 घटा का है, राइट में ले जाओ जमा का हो जाएगा। 5y बराबर है 3 + 2, कितना हो गया 5। अब इस 5 को राइट में ले जाओ, गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। यहाँ पहले से 5 था, ये 5 भी भाग में चला गया। 5 से 5 कटकर 1 आ गया। तो आपका सही उत्तर कितना आया 1। तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक लगा दोगे। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई सेट में ये रिपीट हुआ है। एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने माप चाहिए? तो हमें 5 मापों की ज़रूरत पड़ती है कम से कम एक चतुर्भुज को बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है
n घटा 2 गुणा में 180, जिसमें n उसकी भुजाओं की संख्या होती है। तो पंचभुज में हो गई भैया 5 भुजाएं, तो n बराबर हो गया 5। तो यहाँ 5 रखो, 5 घटा 2 को 180 से गुणा कर दो। 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3। 3 गुणा 180 कितना हो गया, देखो ये गुणा करने के लिए 18 तिये 54 और पीछे 0 लगा दो, तो 540 डिग्री हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चौथे 5वें प्रश्न पे आ जाओ। 5 प्रश्न आपको MCQ मिलेंगे जिनमें ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है समानांतर चतुर्भुज ABCD में। तो आपको एक समानांतर चतुर्भुज ABCD इसमें दिया गया है, आकृति बाय मिस्टेक रह गई है, तो ये मैं यहाँ बना देती हूँ। आकृति आपको पेपर में आकृति बनी हुई मिलेगी। ABCD समांतर चतुर्भुज बन गया ABCD। तो इसमें अब AD बराबर है BC, AD और BC बराबर है, ये तो सही है। एंगल A बराबर है एंगल C, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये भी सही है। कोण A जमा B बराबर है 180 डिग्री। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो आसन्न कोण होते हैं, उनका योग भी 180 होता है, तो ये भी सही है। AC बराबर है BD, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो D ऑप्शन गलत है। और यही हमसे पूछा गया है कि चतुर्भुज में कौन सा ऑप्शन गलत है। एक तो मेरी बात सुन लो, आप इस पेपर को जब भी नोट करो तो ये समानांतर चतुर्भुज को साथ में रखना है आपने इस तरीके से। तो ये चौथा ऑप्शन होगा आपका, मतलब उसने उत्तर में ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन आपने चूज़ करके इस पर टिक लगा देना है। छठे से आगे सभी प्रश्नों में आपको सही या गलत बताना है। सभी आयत आएगा भाई, ये सभी आयत वर्ग होती हैं, आपको इसमें बताना था सत्य या असत्य। ठीक है, तो सभी आयत वर्ग नहीं होती हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। 7वें प्रश्न पे आ जाओ। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, 8वें पे आ जाओ। निम्नलिखित गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। तो ये व्युत्क्रम है अपना, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या क्या है, हमने पहले तो इस पर ध्यान देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम -19/29 को इसका उल्टा यानी 29/19 से हमने गुणा किया, तो 29 से 19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 1 बचेगा। भाई जैसे 5 है, 5/4 है, इसको 4/5 से गुणा करोगे तो 4 से 4, 5 से 5 कट के 1 रह जाएगा। तो हमने गुणात्मक प्रतिलोम वाले नियम का प्रयोग किया है। किसी भी संख्या को अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। 9वें प्रश्न पे आ जाओ। -1/2 -1 और 0 के बीच स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है। ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, यहाँ पे होता है -1/2। तो ये आपने बताना था कि, तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस यहाँ बाय मिस्टेक लिखे गए हैं। आपको सिर्फ ये बताना था कि -1/2 -1 और 0 के बीच स्थित है या नहीं, सत्य या असत्य, सही या गलत। तो ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है कि -1/2 0 के और -1 के बीच में आता है। ठीक है, अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसकी 6 भुजाएं हों, तो उसका नाम हो जाएगा सम षटभुज। जिसकी 6 भुजाएं हों उसको षट बोलते हैं, 5 और पंचभुज बोलते हैं, 4 और चतुर्भुज बोलते हैं, 7 और सप्तभुज बोलते हैं। तो ये आपके एक नंबर के 10 प्रश्न थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, चैप्टर 1 से है ये। ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। पहले हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे। तो अब ये देखो, अंश की अंश से, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, तो 2 3 6 माइनस का 6, और नीचे वाले की नीचे से करेंगे 5 7 35 घटा, ये संख्या एज इट इज़ लिख देंगे 1/14 घटा 3 3 9 और 7 5 35। समझ में आ रही है मेरी बात।
अब आपने 35, नीचे 35 है, 2 बार और 1 बार 14 है, तो आपने 35 का और 14 का लेना है लघुत्तम। तो दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और लघुत्तम आ जाएगा 7 गुणा 5 गुणा 2। अब मेरी बात सुनो, गुणा मैं आगे से नहीं, मैं पीछे से शुरू करूँगी। 5 दूनी 10, 7 गुणा 10 कितना आ गया मेरा एलसीएम 70। तो मैं यहाँ लिखूँगी 70, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 70। अब तुम क्या करो, 70 को इस 35 से भाग करो, तो 35 दूनी 70, 2 आ गया, और उस 2 को 6 से गुणा कर दो तो माइनस का 12 आ गया। घटा। अब तुमने क्या करना है कि इस 70 को इस 14 से भाग करना, 14 पंजे 70, और उस 5 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 एकम 5 माइनस। अब आप इस 70 को, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा इरेजर से हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट भाई, इरेजर से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम इस 70 को 35 से करेंगे 2, और 2 को 9 से गुणा करोगे तो माइनस का 18। तीनों ही ऋणात्मक हैं, एक ही तरफ जा रहे हो तो तीनों जुड़ जाएंगी। 12 और 5 17, और 17 और 18 ये आ गया 35, ऊपर आ गया माइनस का 35 और नीचे आ गया 70। अब देखो भाई, 35 के पहाड़े में 70 आता है, तो हम 35 को 70 से भाग कर देंगे। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, माइनस का 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों को गुणा करा, -6/35 माइनस 1/14 यूँ का यूँ, और इन दोनों की गुणा करी तो 9/35। 35 और 14 का लघुत्तम लिया तो ये 70 आ गया। 35 दूनी 70, 2 को 6 से करेंगे, ये सारा हल करके -35/70 -1/2 आ गया। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न पर। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बहुत ही आसान है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सुन लो मेरी बात, सभी कोणों का जोड़ बाहर के, मान लो मैंने त्रिभुज ले लिया, तो त्रिभुज का ये बाहर वाला कोण, और भैया ये बाहर वाला कोण, और ये, इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज हो तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कितने कितने के हो जाएंगे, 120 के हो जाएंगे। ठीक है, 120 के हो जाएंगे। तो अगर मुझे कोई ये पूछ ले कि भाई एक समबाहुभुज है और उसका बाहर वाला कोण 120 का है, तो कितनी भुजा हैं, तो 360 को 120 से भाग कर दो, 12 3 36, 3 भुजा त्रिभुज आ गया, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज आ गया। आ रही मेरी बात समझ में। तो आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी ट्रिक लगानी है कि एक कोण कितने का है, 24 डिग्री का। तो समबाहुभुज में भाई, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 2 नंबर का है ना, तो थोड़ी सी इकाई तो लिखोगे। समबाहुभुज के, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, किसी बच्चे को राइटिंग समझ ना आए तो राइटिंग आप अपनी भी देखा करो क्या आपकी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखते समय हमें दिक्कत आती है लिखने में। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो कितनी भुजाएं कितनी भुजाएं उसमें होंगी, तो आप लिखोगे समबाहुभुज की भुजाएं बराबर है, बाहर का एक कोण 24 डिग्री है भाई, ये 24 डिग्री, तो आप 360 को 24 से भाग कर दो। अब ये काटना आना चाहिए आपको, 24 एकम 24, 24 एकम 24, और 24 पंजे 120, तो 15 आएगा काट कर। तो 15 भुजाएं हैं उस बहुभुज की जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको फिर सुन लो, समबाहुभुज का एक बार का कोण दे रखा है, तो 360 को उस 24 जितना भी डिग्री का कोण दे रखा है उससे भाग कर दो, तो ये बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी है, ये कह दे कि सम अष्टभुज है, सुनो मेरी बात ध्यान से, सम अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब 8 भुजाएं हैं, तो उसका बाहर का कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप फिर 360 को 8 से भाग कर दो, तो बाहर का कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 का। कहने का मतलब है कि अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो 360 को उससे भाग कर दो, कोण आ जाएगा। कोण दे रखा है तो 360 को उससे भाग कर दो, भुजाएं आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के 2 प्रश्न हमारे रह जाते हैं।
किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। अभी अभी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज बना के भी दिखाया था, मैं फिर बना के आपको दिखा देती हूँ। समांतर चतुर्भुज ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी। आसन्न का मतलब सी और डी इकट्ठे ले लिए। इनका अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करो। आगे बात समझ में। हम देखते हैं नीचे हमारे पास साफ जगह है, उस पर मैं आपको कराती हूँ। प्रश्न संख्या 13। यहाँ मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, अंदर लिख रही हूँ मैं डी। अब मान लो ए और बी आसन्न कोण है, तो कोण ए का और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। अनुपात मिटाने के लिए हम x का प्रयोग करते हैं। तो माना कोण ए बराबर है 3x, कोण बी बराबर है 2x, क्योंकि 3:2 था ना, तो 3x और 2x ले लिया। अभी अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया है कि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो ए और बी का जोड़ 180 होएगा। तो कोण ए जमा कोण बी कितना हो गया भैया? 180। कोण ए का मतलब 3x, कोण बी का मतलब 2x बराबर 180। 3 और 2 कितना हो गया? 5x बराबर 180। समीकरण हम सीख चुके हैं दूसरे चैप्टर में, ये तीसरा चैप्टर है। तो 5 को यहाँ से उठाएंगे और 180 के नीचे ले जाएंगे। 5 3 15, 5 6 30। x की वैल्यू 36 आ गई। जब x की वैल्यू 36 आ गई तो x की इस वैल्यू को आपने यहाँ रखना है a निकालने के लिए। तो कोण a कितना हो जाएगा? 3x, यानी कि 3 गुणा 36, और 36 तिया होता है 108 डिग्री। तो कोण a 108 डिग्री का आ जाएगा। और कोण b 2x है, तो 2x का मतलब 2 और x की गुणा। x की वैल्यू कितनी है? 36, तो 2 और 36 की गुणा। तो कोण b आ जाएगा 72 डिग्री। अब दो कोण आ गए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो जितने डिग्री का आपका कोण a है उतने डिग्री का कोण c होना है आपका। तो कोण c भी 108 डिग्री का हो जाएगा। तो लिख दो कोण c बराबर है कोण a, वो भी 108 डिग्री का हो जाएगा। और जितने डिग्री का b है उतने डिग्री का d हो जाएगा। तो कोण d बराबर है कोण b कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का। और यही हमसे पूछा गया था कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का माप बताइए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बच्चे मुझे सभी कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें लिख सकते हो। और एक बात और बता दूं कि मैंने आप बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कक्षा 8 के लिए, जिसका लिंक मैं हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन करके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और अगर लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रा जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। और अब मैं चलती हूँ लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा पेन का साइज़ और पतला कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। इस रैखिक समीकरण को आपने हल करना है, ठीक है भाई। अब रैखिक समीकरण मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहले 3t घटा 2/4 घटा 2t जमा 3/3 बराबर 2/t घटा 3 घटा t। मैं देखो जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगी। यहाँ नीचे 4 है और 3 है और 3 है, तो 4 और 3 अब को सहभाज्य संख्या मतलब इन किसी भी पहाड़े में इकट्ठी नहीं आती हैं। तो इनका लघुत्तम निकालने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो एक तरीका तो है आप लघुत्तम लो, वो बच्चों को कठिन लगता है। तो मैं क्या कहती हूँ अपने बच्चों को कि दोनों तरफ 12 से जो लघुत्तम आया है ना उससे गुणा कर दो। सुन लो मेरी बात, लिख देना एक लाइन, दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर, ठीक है। ये लाइन लिख देना। मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 4 है, 2 3 और 4। चारों को मैं 12 से बारी बारी से गुणा करूँगी। तो आप देखो 12 गुणा लगा के ब्रैकेट में मैं लिखूँगी ये वाली टर्म 3t घटा 2/4 ब्रैकेट कर दूँगी बंद। अब ये घटा का चिन्ह है, इसके बाद में 12 लगाकर ब्रैकेट, गुणा ना भी लगाओ तो ये दूसरी टर्म 2t जमा 3/3 बराबर है अगली टर्म है 2/3। तो इसको भी 12 से गुणा कर दूंगी, 12 गुणा 2/3। और लास्ट टर्म में t, तो t को भी मैं 12 से गुणा कर दूँगी।
अब मैं आगे बढ़ूँ। देखो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 3 एकम 3 और बल्कि मैं अलग रंग से काटती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ केवल 3 रह गया और अंदर ये वाली टर्म रह गई। 3 ब्रैकेट में 3t घटा 2। यहाँ केवल 4 रह गया क्योंकि 3 से 12 कट गया। ब्रैकेट में रह गया 2t जमा 3 बराबर में 3 चौके 12, यहाँ 4 बचा और यहाँ 2, 4 दूनी 8 और 12 को t से गुणा करोगे तो 12t। अब आप यहाँ ब्रैकेट खोल लो। ये जो 3 बाहर है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सुनना मेरी बात, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से भी। तो 3 को 3t से करोगे तो ये आएगा 9t। 3 को 2 से करोगे तो 6 घटा 4 को 2t से करोगे तो 8t और घटा 4 को जमा 3 से करोगे तो घटा 12 और बराबर है 8 घटा 12t। अब इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। t की टर्म्स एक तरफ ले लो। ये है 9t, फिर है -8t और फिर है ये घटा का 12 था, लेफ्ट में आएगा तो जमा का हो जाएगा। बराबर है, बराबर में अभी ये 8 बचता है। ये जो माइनस देखो ए मैं सर्कल कर रही हूँ, ये माइनस का 12 है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब सुनो मेरी बात, अब हमने प्लस प्लस की टर्म्स लेनी है। 9t और 12t प्लस का है तो 9 जमा 12 कितना हो गया 21 और 8 घटा का है तो 21 में से 8 गए। 1 मिनट बेटा, ये हमारा लास्ट स्टेप था बेटा, क्योंकि बैक लग गई थी तो ये मिट गया था। अब देखो मैं क्या बता रही थी कि ये दोनों जमा के हैं तो 12 और 9 21 और 21 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा 13t। और राइट में तो बिल्कुल ही आसान है, 12 और 8 20 और 20 में 6 जोड़ दो तो 26 आ जाएगा। तो t बराबर है 26 और ये 13 गुणा में है तो राइट में जाकर भाग में आ जाएगा। और जब मैं 26 को 13 से भाग करूँगी तो 13 दूनी 26 तो 2/1 आएगा, जिसको मैं 2 लिख सकती हूँ। तो मेरी जो t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने समीकरण को ही हल करना था। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर का मतलब केवल सैम्पल पेपर होता है, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और आपका बहुत बढ़िया सेट होगा। और सेट का सॉल्यूशन भी मैं पेपर होते ही उसी दिन चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक